दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है नरकनाशक नागराज। ये नरकनाशक नागराज की पहली कॉमिक्स है जिसमें इसकी जन्म की कहानी दिखा रखी है। तो पढ़ते हैं इसको। मैं जानता हूं मित्रों कि आप सबके मन में यह प्रश्न आंधी तूफान की तरह कौंध रहा है कि जिस नागराज को विसंदर और तूतनखामेन परास्त नहीं कर सके, उस नागराज को भला एक साधारण बूढ़ा वैज्ञानिक कैसे परास्त कर सकता है। पर अब मैं आपको एक मर्द बालक के नागराज बनने की जो कहानी सुनाऊंगा, उससे आपको यकीन हो जाएगा कि नागराज को यदि कोई खत्म कर सकता है तो वो है खुद नागराज का निर्माता प्रोफेसर कोटिल्य नागमणि, क्योंकि मैंने नागराज को बनाया है। नरकनाशक। खुद को साधारण बूढ़ा वैज्ञानिक कहकर आप हमारे सामने ज्ञान का मखौल उड़ा रहे हैं प्रोफेसर। विश्व अपराध व आतंकवाद जगत में आपके रुतबे से भला कौन सा अपराधी परिचित नहीं है। हूँ रुतबा। अगर नागराज ने मुझसे गद्दारी नहीं की होती तो आज विश्व आतंकवाद व अपराध जगत प्रोफेसर कोटिल्य नागमणि के कदमों में होता। आपकी भावनाओं से हमें सहानुभूति है प्रोफेसर, पर फिलहाल हमारे पास समय और धैर्य दोनों ही कम है। तंत्र रक्षक तूतनखामेन और नागतांत्रिक विसंदर को मात देकर नागराज अपने जिस सफर पर निकल चुका है उससे उसे रोकना अति महत्वपूर्ण है। क्या आप हमें और यहाँ उपस्थित अंधेरी दुनिया के सभी अनुयायियों को यह विश्वास दिला सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं उसे करने की क्षमता भी रखते हैं। यकीन रखिए माय लॉर्ड और मेरे अन्य साथियों, मैं आप सभी को बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। हम आपकी कहानी सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक है प्रोफेसर। हाँ हाँ प्रोफेसर, अब और देर मत करिए। हम भी जानना चाहते हैं आखिर हमारी कुंडली की सबसे बुरी महादशा नागराज की उत्पत्ति कैसे हुई। यह कहानी आज से लगभग 21 वर्ष पहले शुरू हुई। विश्व आतंकवाद और अपराध जगत में मेरे अल्टीमेट वेपन्स की धूम मची हुई थी। मेरे अल्टीमेट वेपन्स यानी विश्व के सर्वाधिक दुर्लभ और जहरीले नाग, जिन्हें सिर्फ मैं अपने आदेशों से कंट्रोल कर सकता था। मैं अपने ये अल्टीमेट वेपन्स दुनिया भर के अपराधियों को किराए पर देता था। यदि जनता का समर्थन हमारे साथ है तो सत्ता पर काबिज करप्ट लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन इलेक्शंस में जीत सच्चाई की होगी। वोट फॉर मिस्टर विंस्की। वी वांट मिस्टर विंस्की फॉर प्रेसिडेंट। चाहे किसी को अपने पॉलिटिकल राइवल को रास्ते से हटाना हो, हे भगवान, मिस्टर विंस्की को नाग ने डस लिया। बेचारा प्रेसिडेंट पद के इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लेता तो अपनी जिंदगी लंबी कर सकता था। हिस। या फिर इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड के नंबर 1 डॉन के पद पर अधिकार जमाना हो। बैंग बैंग। यूरोप का नंबर 1 डॉन है डॉन जेंगो। आज तक वो गोली नहीं बनी जो जेंगो का सीना चीर सके मूर्खों। विश्व अपराध जगत हर बड़े कार्य के लिए मेरे अल्टीमेट वेपन्स मुंह मांगे दाम पर किराए पर लेता था। हा हा हा। ऑल थैंक्स टू प्रोफेसर नागमणि। जय अल्टीमेट वेपन। अब यूरोप अंडरवर्ल्ड का नंबर 1 डॉन है डॉन सेल्वाडो। विश्व अपराध व आतंकवाद जगत भले ही मुझे अल्टीमेट वेपन के निर्माता के रूप में जानता था, लेकिन दुनिया के लिए मैं एक जीनियस वैज्ञानिक था। हम सम्मान करते हैं हमारे देश के गौरव प्रोफेसर नागमणि का, जिन्होंने नागों के जहर से कई ऐसे रोगों को काटने वाला सीरम तैयार कर लिया है। तड़ तड़ तड़। पर ना तो दुनिया जानती थी ना ही विश्व अपराध जगत की प्रोफेसर नागमणि को भी अपने सर्वश्रेष्ठ अल्टीमेट वेपन की तलाश थी। मेरी एनालाइजर डिवाइस बता रही है कि इस मर्द नाग की उम्र लगभग 99 वर्ष थी, जबकि एक साधारण नाग का जीवन मात्र 15 साल का होता है। यानी मेरी थ्योरी सही थी। हमारी दुनिया में ऐसे नाग होते हैं जिनकी आयु 100 वर्ष या उससे अधिक है। आम आदमी जहां पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता। दुनिया के उन अत्यंत दुर्गम स्थानों पर मैं दुर्गम नागों की खोज करता था। अंडमान के ऐसे एक दुर्गम भीड़ में यह मर्द नाग मेरे हाथ लगा था। यदि यह नाग मारा नहीं जाता तो 1 साल के भीतर इच्छादायी रूप प्राप्त कर लेता। पर इस नाग की मौत भी कम दिलचस्प नहीं है। इस नाग के शरीर में जो विष बह रहा है, वैसा अनोखा और तीव्र विष मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। इसके विष जितना ही अद्भुत यह विपरीत विष भी है, जो कि इसके शरीरों पर मौजूद घाव में है। इसी विपरीत विष ने इस नाग की जान ली है।
इस विष का धारक भी इस जैसा ही कोई अद्भुत नाग होगा, शायद इच्छाधारी नाग। कहते हैं कि इच्छाधारी नागों की आंखों में उसके हत्यारे की तस्वीर छप जाती है। यह नाग भले ही अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे नहीं कर पाया था, पर इसमें अद्भुत शक्तियों के कुछ लक्षण मौजूद थे। यह विशेष प्रोजेक्टर उस आखिरी दृश्य को इस पर्दे पर प्रक्षेपित करेगा जो इस नाग ने मरने से पूर्व देखा था। प्रोजेक्टर ने उस नाग की मृत्यु पूर्व का अंतिम दृश्य जब पर्दे पर प्रक्षेपित किया तो चंद पलों के लिए मेरा दिल धड़कना भूल गया। इच्छाधारी नाग, इच्छाधारी नाग है ये तो। मेरी थ्योरी बिल्कुल सही थी। यदि ऐसे तेरे वह अद्भुत विषधारी इच्छाधारी नाग मेरे हाथ लग गए तो नागमणि विश्व अपराध जगत का सरताज बन जाएगा। हा हा हा। मैं एक बार फिर अंडमान के उन दुर्गम भेड़ों में पहुंचा। हाँ, प्राचीन नाग मंदिर तलाशना होगा मुझे। परंतु अब भीड़ क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के छोटे बड़े सारे द्वीप खंगाल दिए मैंने, फिर भी उस मर्त नाग की आंखों में दिखा नाग मंदिर कहीं भी नहीं मिला मुझे। क्रम क्रम। अंतिम द्वीप से लौटते हुए मेरी मोटर बोट एक भीषण समुद्री तूफान की चपेट में आ गई। समुद्र की तूफानी लहरों में जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए कब मैंने अपने होश खो दिए मुझे याद नहीं। मैं नहीं जानता कि मैं कितने घंटों या कितने दिनों तक बेहोश रहा। जब आंखें खुली तो सामने ऐसा अविस्मरणीय दृश्य था जो कि इस धरती का न होकर किसी अन्य लोक का प्रतीत हो रहा था। मेरी आंखों के सामने वही नाग मंदिर था और थे इच्छाधारी नाग। हठ मत कर मांत्रिक, नाग पुरोहित नागात्रे, हमें नाग मंदिर में प्रवेश कर अपना कार्य पूर्ण करने दे। देव कालजयी ने मृत्युंजय बालक की रक्षा का दायित्व मुझे सौंपा है। तांत्रिक सर को वापस लौट जाओ, अन्यथा। टर्न टर्न ऑफ। क्यों उस मरे हुए बालक के लिए अपने प्राण न्योछावर करना चाहता नागेत्रे? यदि वो बालक मर्द होता तो तुम लोग उसे मारने के लिए यौन विचलित न होते। निर्दमो, इस पवित्र नाग मंदिर में यदि तुमने प्रवेश करने की चेष्टा भी की धड़ाक, तो नागेत्रे का सुरक्षा तिलस्म तुम्हें जलाकर खाक कर देगा। बक। आह। कोई भी तांत्रिक सर्प मेरे सुरक्षा तिलस्म को पार नहीं कर सकता। उस सपेले को मारने के लिए हमें नाग मंदिर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। हम तुझे खत्म कर देंगे और फिर नाग मंदिर को ध्वस्त कर उस सपेले को हमेशा के लिए यहीं दफन कर देंगे। खच। आह। पीठ पर वार करने वाले कायरो। अब तक मैं इस युद्ध में मात्र एक मूक दर्शक की भूमिका निभा रहा था, पर भाग्य ने मुझे वहां दर्शक नहीं बल्कि परिवर्तक की भूमिका निभाने भेजा था। जिंग जिंग। आह। शरीर में विष का तेजी से शरण हो रहा है। विष की मात्रा घटने से भीषण दुर्बलता और मूर्छा हम पर हावी हो रही है। नागात्रे ने बिना कोई क्षण गवाए उन इच्छाधारी नागों की ई लीला समाप्त कर दी। खच खचाक। तो कौन हो तुम मानव? तुमने इन तांत्रिक सर्पों का विचरण कैसे किया? मेरा नाम प्रोफेसर नागमणि है। मैं नागों की शक्तियों पर, उनके विष पर वर्षों से शोध कर रहा हूँ। मेरी बनाई यह वेनम न्यूट्रलाइजर किसी भी नाग के शरीर में बनने वाले विष को कुछ समय के लिए पानी बना सकती है। नागात्रे के चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे वो वर्षों से मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। नागों पर शोध करने वाला मनुष्य। तो आखिरकार देवता की वाणी सत्य हो ही गई। कैसी वाणी? मेरा प्रश्न तो जैसे उसे सुनाई ही नहीं दिया। अपने घायल शरीर का बचा खुचा दम समेटकर मंदिर के भीतर भागा नागात्रे। बार बार ही रहना मानव, मेरे सिवाय इस मंदिर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सुरक्षा तिलस्म घुसपैठियों को खाक कर देता है। और जब वह मंदिर से बाहर आया तो उसकी गोद में एक मर्द बालक था। वो मर्द बालक जिसके लिए मेरा भाग्य मुझे वहां लाया था। वो मर्द बालक था नागराज। किसका बालक है यह? क्या हुआ इसे? बालक का निरीक्षण करते ही मुझे पता लग गया कि वो क्लिनिकली डेड था, परंतु उसमें जीवन के सूक्ष्म लक्षण अब भी मौजूद थे। ध्यान से सुनो मानव, तुम्हारा यह आना मात्र संयोग नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं।
यह मृत्युंजय बालक मानव और नागों के बीच की अनोखी कड़ी है। देवताओं की वाणी के अनुसार आगे चलकर यह बालक मानवों और नागों का अग्रणी बनेगा। इच्छाधारी नागों का सम्राट तक्षक होगा यह बालक। परंतु अभी इसका जीवन संकट में है। तुम्हें जल्द से जल्द इसे यहाँ से दूर मानवों की दुनिया में ले जाना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें इसका जीवन बचाना होगा, नहीं तो देवताओं का मानवता को यह अनुपम उपहार व्यर्थ चला जाएगा। तत्पश्चात तुम्हें इसका पिता बनकर इसका लालन पालन करना होगा और इसे हर प्रकार की शिक्षा दिशा देनी होगी, ताकि अपने कर्तव्य को पूर्ण करने योग्य बन सके। बोलो मानव, बोलो, क्या तुम इस बालक के पिता का दायित्व निभाने को तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। इस बालक में समय के साथ ऐसी विलक्षण शक्तियों का समावेश देखोगे तुम जिसकी कल्पना भी न मानवों की बौद्धिक क्षमता से परे है। जब यह 14 वर्ष का हो जाए तब इसे यहाँ इस मंदिर में भेजना। मेरे अलावा सिर्फ यह मृत्युंजय बालक ही इस मंदिर में प्रवेश कर सकता है। यहाँ इसे एक नक्शा प्राप्त होगा जो कि इसे नागरत्न तक पहुंचने का मार्ग बताएगा। नागरत्न? हाँ, वह नागरत्न इस बालक की नाग शक्तियों को बहुगुणित करेगा। इसकी शक्तियां अविजयी होंगी। नागरत्न इसके शरीर, इसके मस्तिष्क, इसकी नाग शक्तियों को इस योग्य बनाएगा कि अपनी उम्र के 21वें वर्ष में पहुंचने पर यह अपने जीवन की सबसे बड़ी खोज आरंभ कर सके। कैसी खोज? समय आने पर खुद ही पता चल जाएगा, परंतु उसके लिए इसकी उचित परवरिश आवश्यक है। आश्वस्त रहो नागात्रे, यह बालक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनेगा। यह नागमणि का वादा है। उसी समय एक बार फिर भीषण तूफान शुरू हो गया। इस द्वीप के पश्चिम के किनारे यह एक नौका है जो तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा देगी। विदा मानव, अपना वादा याद रखना। नौका वहीं मिली जहां नागात्रि ने कहा था। एक बार फिर मैं भाग्य और तूफानी लहरों के रहमो करम पर था। मैं कब बेहोश हुआ मुझे याद नहीं। जुम जुम। जब होश आया तो खुद को अंडमान के उसी द्वीप के पास पाया जहां से मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। पूरा घटनाक्रम सपने जैसा लग रहा था, परंतु उसके सत्य होने का सबूत मेरी गोद में था। शिशु नागराज। अपनी लैब वापस पहुंचते मैंने उस मृत्युंजय बालक पर प्रयोग शुरू कर दिए। उस बालक के शरीर में रक्त के साथ विष दौड़ रहा था। ऐसा तीव्र विष जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह विष तो उस मृत नाग के विष से भी हजारों गुना अधिक घातक है। परंतु यही विष उस शिशु के क्लिनिकली डेड होने की वजह थी। तीव्र विष के प्रभाव से मस्तिष्क कोमा स्टेट में चला गया था। मैंने उस शिशु के पूरे शरीर में बहते विष को उसके धड़ में केंद्रित कर दिया। शिशु के सर, हाथों और पैर के पंजों से विष का प्रभाव हटते ही वहां की त्वचा सामान्य नजर आने लगी। विष का प्रभाव मस्तिष्क से हटते ही शिशु होश में आ गया। उआ, हा 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 हा। माई सन, दुनिया पर राज करेगा तू राज, इसलिए तेरा नाम राज ही होना चाहिए। पुरानी कहावत है कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। उस बालक ने अपनी अद्भुत शक्तियों का परिचय देना शुरू कर दिया था। गूं गूं। नाग झूले में झूलता बालक, विश्व के सर्वाधिक जहरीले नाग इसके साथ ऐसे खेल रहे हैं जैसे इसके पालतू हों। आम बच्चे धरती पर चलना सीखते हैं, वो बच्चा छतों और दीवारों पर चलना सीख रहा था। गूं गूं। पर सही जमाने तक मैं उसकी परवरिश आम बच्चों की तरह ही करना चाहता था। इसलिए 4 साल का होते ही मैंने उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दिया। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मुझे अपने नाद नाद दोस्तों के साथ रहना है। तुझे बड़ा होकर अपने पापा जैसा इंटेलिजेंट बनना है ना, उसके लिए तो तुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ उपस्थित मेरे किसी भी माननीय दोस्त ने किसी बालक की परवरिश की होगी। फिर वो तो मानव नाग बालक था जिसकी परवरिश नागो चने चबाने समान थी। लेकिन लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता असंभव को भी संभव बना देती है। परंतु नागराज को आम बच्चों के साथ रहने की कोशिश करना मेरी भूल थी। आए दिन कोई न कोई जहरीला नाग अपने उस नन्हे मित्र से मिलने स्कूल पहुंच जाता। अले तो अभी क्यों आ गया?
तिचल जी दातेंगे, हिस फुस। सांप सांप बचाओ। नागराज के हरे रंग की त्वचा उसके सामान्य बच्चों के साथ घुलने मिलने में सबसे बड़ी बाधा थी। इसकी हरी खाल तो देखो। मेरी मम्मी बोलती है कि नई नाने से खाल हरी हो जाती है। हरी खाल तो मेंढक की होती है ना। मेंढक मेंढक, हा हा हा। रंग रूप को लेकर बच्चों के निरंतर ताने व कटाक्ष उसमें हीन भावना बढ़ते जा रहे थे। और एक दिन उस बच्चे के बर्दाश्त की इंतहा हो गई। इससे मिलने स्कूल में हमेशा सांप आते हैं, इसके मम्मी पापा भी सांप ही होंगे। ठीक कहते हो बंटू, तभी तो ये सपोले जैसा दिखता है, हा हा हा। मैं तो सपोले के लिए बीन भी लाया हूँ, पी, हा हा हा। अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया नन्ना राज। मेरे मम्मी पापा को सांप बोलता है, तेरा मेरा मजाक उड़ाता है, दांत तोड़ दूंगा मैं तेरे। आह। अत्यधिक क्रोध में नन्हे राज के मुंह से हल्की फुंकार निकली, जिसने बंटू को पल भर में ही बेहोश कर दिया। नन्हा राज हतप्रभ था। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ क्या। इसने बंटू को मार दिया। मैंने इसके मुंह से हरा धुआं निकलता देखा था। इस घटना के बाद राज को स्कूल से निकाल दिया गया। राज आम बच्चा नहीं था और ना ही उसे आम बच्चों की तरह पाला जा सकता था। यह बात मैं समझ चुका था। सबसे मुश्किल था उसके सहज सवालों का जवाब देना। मेरे मुंह से वो हरा धुआं कैसे निकला पापा? बचपन में तुम्हें एक नाग ने काट लिया था बेटा, शायद यह उसी का असर है। विष फुंकार का रहस्य नन्हेराज का एक्सरे करने पर खुला। इसके गले में नागों की तरह विष ग्रंथियां उभर रही हैं, जिनमें इसके शरीर का विष फुंकार के रूप में संचित हो रहा है। उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि ग्रंथियां अभी पूरी तरह विकसित नहीं है, वरना राज का तीव्र विष उसकी जान ले लेता। मैंने विश्व भर से हर विषय के सर्वोत्तम शिक्षकों को राज की शिक्षा दीक्षा के लिए बुलाया। राज की प्राइवेट स्कूलिंग मेरे घर पर ही शुरू हुई। उन टीचर्स के साथ मैं भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गया था। यह लड़का तो न्यूटन और आइंस्टीन का भी बाप है। हर सब्जेक्ट का जीनियस है यह। ही इज अ चाइल्ड प्रोडिजी। यकीन नहीं होता कि सिर्फ 7 साल की उम्र में कोई बच्चा मैकेनिक्स एंड स्पेशल रिलेटिविटी और एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा में महारत कैसे हो सकता है। मैं निरंतर नागराज में तेजी से विकसित होती बौद्धिक व शारीरिक क्षमताओं पर शोध कर रहा था। समय के साथ उसकी शक्तियां तो बढ़ रही थी, पर दूसरों से अलग एक उत्प्रवर्तक होने की हीन भावना तेजी से उसके मन में घर करती जा रही थी। एक तरह से यह बात मेरे हक में ही थी, क्योंकि उसके अकेलेपन का एकमात्र सहारा मैं था। पिता पुत्र का भावनात्मक संबंध धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। विश्व अपराध व आतंकवाद जगत के लिए भी वो समय एक बदलाव का दौर था। छोटे बड़े कई आतंकवादी संगठन दुनिया भर में पनप रहे थे। हिंदुस्तान में भी ब्लैक बुलडॉग नामक आतंकी संगठन तेजी से अपना वर्चस्व कायम कर रहा था, जिसका सरगना था बिग ब्लैक बुलडॉग। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में आतंकवाद फैलाने के अलावा बिग ब्लैक बुलडॉग का मुख्य कार्य देश विदेश में किराए के हत्यारे सप्लाई करना भी था। यह हत्यारे कहलाते थे बुलडॉग की ब्लैक आर्मी। विश्व अपराध जगत में अपनी दाग जमाने और नंबर वन बनने के लिए बुलडॉग की राह का सबसे बड़ा रोड़ा था मैं। बुलडॉग जानता था कि मेरे हत्यारे नागों के आगे कोई उसकी ब्लैक सेना के लिए ढेला भी नहीं देने वाला। आगे बढ़ने के लिए खुद से आगे वाले को रौंद कर रास्ता बनाना पड़ता है। खत्म कर दो कोटिले नागमणि को। हम कहाँ जा रहे पापा? सिटी जू में अफ्रीकन नागों की एक नई नई नस्ल लाई गई है। मैंने सोचा तुम मिलना चाहोगे। वाह पापा, यू आर ग्रेट। ग्रेट। बिग ब्लैक बुलडॉग का बहुत नुकसान कर चुका तू नागमणि। आज तू गया काम से। नहीं, छोड़ दो मेरे पापा को। तू छोकरे को पकड़, मैं नागमणि का खेल खत्म करता हूँ। मेरे सर पर मंडराती मौत ने पागल कर दिया था उस लड़के को। नहीं, मेरे पापा का खून बहाया तुम लोगों ने।
मेरी जान बचाने का जुनून वहशत की हद तक सवार हुआ था नन्हे राज पर। खच। पूरी वहशत से अपने दांत उसने उस गुंडे के शरीर में गड़ा दिए। अगले पल मोम की तरह पिघल गया वो गुंडा। यह क्या हुआ? इसके काटते लखा गल कैसे गया? यह भी इस नागमणि का कोई प्रयोग होगा। खत्म कर दो इसे भी। ब्लैक्स की चलाई एक भी गोली नहीं छू पाई उसे। वहीं पर सांप से भी अधिक फुर्ती से हवा में लहरा है उसका जिस्म। रिट रिट रिट। मुंह से हलाल की तरह फूंकार की ऐसी धारा निकली जो ब्लैक्स को हमेशा के लिए सुलाती चली गई। फू। ब्लैक सेना के आखिरी बच्चे ब्लैक ने मुझ पर गोलियां दागने में एक पल की भी देर न लगाई। रिट रिट। अपनी आंखों के सामने वह दृश्य देखकर पागलों की तरह चीख पड़ा मैं। नहीं, यह तूने क्या किया राज? मेरी मौत के शोलों को अपने जिस्म में पनाह दी थी मेरे उस बेटे ने। मेरे मुंह से वो चीख इसलिए नहीं निकली थी क्योंकि राज को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाने का मेरा सपना मिट्टी में मिल गया था। चीख निकली थी क्योंकि उस दिन नागमणि को पहली बार पता चला कि उसके शरीर में दिमाग भले ही शैतान का है, लेकिन दिल शायद इंसान का था। दिल जो वाकई उस बच्चे को अपना बेटा मान चुका था। दिल जो उसकी मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हाँ, मेरा बेटा था, वो मेरा बेटा था। पर अगर उसे गोलियां मार सकती होती तो भला दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अधिक हथियार काएगा। 2 दर्जन गोलियां खाकर भी उसके जिस्म से खून का एक कतरा भी बाहर न निकला। निकली तो सिर्फ 2 दर्जन गोलियां। टप टप टप। उसके बाद निकले उसकी कलाइयों से 2 दर्जन सांप। सक सक। आखिरी बचे ब्लैक का काम तमाम करके वो सांप फिर से निराशी कलाइयों में समा गए। राज हैरान था और डरा हुआ भी। पापा, यह क्या हो रहा है? देखो, सांप मेरी कलाई में जा रहे हैं। उसकी विचित्र किंतु विशिष्ट शक्तियां उसकी समझ से परे थी। आने वाले समय में जिससे खूंखार दुनिया डरने वाली थी, वो खुद डरा हुआ था। मुझे क्या हो रहा पापा? सुबह सुबह परंतु उसके हाथ से नाक कैसे निकले? यह रहस्य तो मुझे भी जाना था। सब ठीक है मेरे बच्चे, सब कुछ ठीक है। लैब पहुंचते ही उसके रक्त का गहन परीक्षण किया मैंने। इसके खून में तो लाल रक्त कणों के साथ सूक्ष्म रूप में नाग बह रहे हैं। यानी इस बच्चे का शरीर असंख्य नागों का घर बना हुआ है। नन्हे राज के शरीर में बहते लहू में असंख्य नाग पनप रहे थे जो उसके शरीर से उसकी रक्षा के लिए बाहर निकल सकते थे। कमोन राज, ट्राई करो, फिर से अपनी कलाई से सांप निकालो। मैं कोशिश कर रहा हूँ पापा, पर कुछ नहीं हो रहा। राज अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाया। ना तो उसके मुंह से विष फुंकार निकली, ना ही हाथों से सांप। फू फू फू। 1 घंटे से फूक रहा हूँ पापा, लेकिन सिर्फ फूक ही निकल रही है। शक्तियां राज के भीतर थी, पर जैसे किसी अनपढ़ के लिए धर्म ग्रंथ किसी काम का नहीं होता, वैसे उसकी शक्तियां भी उसके लिए निरर्थक थी। अब समय आ चुका है कि इसे शारीरिक रूप से इसकी शक्तियों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए। मुझे राज के लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु चाहिए था जो उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के काबिल बनाए। परंतु उससे पूर्व मुझे नन्हे राज के उस प्रश्न का सामना करना था। मैं ऐसा क्यों हूँ पापा? मैं बाकी बच्चों जैसा क्यों नहीं हूँ? मैं जानता था कि एक न एक दिन राज यह प्रश्न मुझसे अवश्य करेगा, और उसके इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने वर्षों से तैयार करके रखा था। क्या तुम जानते हो राज कि तुम्हारे पापा पर हमला करने वाले बुरे लोग कौन थे? उन्होंने तुम्हारे पापा पर हमला क्यों किया? नहीं पापा, वो बिग ब्लैक बुलडॉग के आदमी थे। वो कौन है पापा? बुरा आदमी है, बहुत बुरा आदमी। आतंकवाद फैलाकर हमारे देश को बर्बाद कर देना चाहता है। उसकी ब्लैक सेना के हाथों हजारों लाखों बेगुनाह मारे जाते हैं। बुलडॉग अकेला नहीं है राज। उसके जैसे सैकड़ों मानवता के दुश्मन इस दुनिया को नर्क बनाने में दिन रात लगे हुए हैं, और मैं हमेशा इन दुश्मनों के निशाने पर रहता हूँ। बुराई के प्रति उस बच्चे की आंखों में ऐसी आग देखी थी मैंने कि कभी कभी मेरा कलेजा भी दहल जाता था। इसलिए मैंने उसे वो कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जो झूठ भी थी और सच भी।
तुम तो जानती हो राज कि मैं अपने सभी प्रयोग व आविष्कार मानवता की भलाई के लिए करता हूँ। मेरा जीवन इस मानवता के दुश्मनों की राह का सबसे बड़ा कांटा है। वर्षों से ये लोग मुझे मारने की कोशिशें करते आए हैं। इसी कोशिश में 8 साल पहले इन दरिंदों ने मेरी पत्नी तेरी माँ को अपना निशाना बनाया था। राज अक्सर अपनी माँ के बारे में मुझसे सवाल करता था। मैंने कभी उसके सवालों का जवाब नहीं दिया था। उस दिन मेरा जवाब बिजली बनकर गिरा उस बच्चे पर। मेरी माँ। यह बात तब किया जब तू अपनी माँ के गर्भ में था। हम दोनों को तेरे इस दुनिया में आने का बेसब्री से इंतजार था। उसी दौरान वर्षों के प्रयोग से मैंने एक ऐसा विष सीरम तैयार कर दिया था जो मानवों के असाध्य से असाध्य रोगों के जीवाणु को जलाकर नष्ट कर सकता था। तुम्हारे जन्म से ठीक पहले की रात वो कमीना अपनी ब्लैक सिना के साथ मेरे घर पहुंचा। यह मेरी बदनसीबी है कि उस रात मैं घर पर नहीं था। उस दरिंदे ने हैवानियत के सारे हदें पार करते हुए मेरी गर्भवती पत्नी को मेरा तैयार किया विष सीरम पिला दिया। इसी जहर के बल पर दुनिया का हित करना चाहता है ना तेरा पति। अब यही जहर इसके उसके परिवार की तबाही का कारण बनेगा। हमारे इस दुनिया को नर्क बनाने के अभियान का सबसे बड़ा रोड़ा है वो अब उसका खुद का संसार नारकीय बन जाएगा। नहीं। आह ग्रुप ग्रुप। मैं जब घर पहुंचा तेरी माँ अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। नागसिरी। ये सब क्या हो गया नागसिरी? आह। हमारे बच्चे को बचाइए। ऑपरेशन करके मैंने तुझे तो बचा लिया पर तेरी माँ को अपनी नागसिरी को नहीं बचा सका मैं। सीरम अत्यधिक मात्रा में तुम्हारे शरीर में पहुंच चुका था। यह करिश्मा ही था कि इतनी अधिक मात्रा में विष सीरम तुम्हारे शरीर में पहुंचने पर भी तुम जीवित थे। उस इस सीरम ने तुम्हें शक्तियां तो अवश्य दे दी पर तुम्हारा रंग रूप सब कुछ बदल कर रख दिया। वो कहानी सुनकर न निराज का पूरा वजूद सूखे पत्ते की तरह कांप उठा था। एक बार फिर मैंने उसके मुंह से विष फुंकार की लकीर उठते देखी। मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का अपराधी हूँ राजा। ना तो मैं वो विष श्रम बनाता ना। नहीं पापा नहीं। आप दोषी नहीं है। आप तो मेरे भगवान हैं। आपने कभी मुझे माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी। दुनिया के कटाक्ष और तानों से घायल होकर जब भी मैंने पनाह ढूंढी माँ के आंचल के समान पिता की गोद मिली मुझे। जब भी मैं टूटकर बिखर कर रोया पिता के मजबूत कंधों ने मुझे दोबारा उठ खड़े होने का हौसला दिया। कसम है मुझे पापा। मेरी माँ के बलिदान की कसम है। आपकी वर्षों की तपस्या की कसम है। इस दुनिया से अपराध और पाप के नरक का नाश करेगा आपका यह बेटा। मेरा बेटा अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा करने के लिए तैयार था। अब समय था उसे उस मकसद को पूरा करने के योग्य बनाने का। उठ जा मेरे बच्चे। अपने बाप के सीने से लग जा। राजकीय प्रशिक्षण के लिए मैंने विश्व के सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट्स विद्या के मारथी और शोतोकान नामक द्वंद युद्ध शैली के जनक सिल्वरलैंड के शाओलिन मठ के धर्मगुरु मास्टर सुजुकी को बुलाया। पर सुजुकी राज को अपना शिष्य बनाने को तैयार न थे। वर्षों पूर्व जब एक घातक नाग ने हमें डरा दिया था तब तुमने अपने एंटी वैनम सिरम से हमारी प्राण प्राण रक्षा की थी नागमणि। उसी एहसान का कर्ज उतारने तुम्हारे बुलावे पर हम यहाँ आ गए। पर इस बालक को अपना शिष्य बनाना हमें स्वीकार नहीं। इससे पहले कि सुजुकी वहां से जा पाते उस नन्हे बालक के दृढ़ आत्मविश्वास से लबरेज शब्दों ने उसके कदम बांध दिए। क्या मैं इस तिरस्कार का कारण जान सकता हूँ मास्टर? जल की हर बूंद सीप में जाकर मोती नहीं बन सकती। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति मास्टर सुजुकी का शिष्य नहीं बन सकता। मास्टर सुजुकी अपने शिष्यों का चुनाव खुद करता है। तो फिर बिना मुझे परखे आपने मुझे अयोग्य कैसे मान लिया? तुम अभी बच्चे हो। मेरी परीक्षा को झेलने की हिम्मत व शक्ति तुम्हारे नन्हे शरीर में नहीं है बालक। उस बच्चे के जवाब से मास्टर सुजुकी भी चौंके बिना नहीं रह सके। एक योद्धा की शक्ति परख उसकी उम्र व शारीरिक शौष्ठ से नहीं होती मास्टर, बल्कि उसके दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति से होती है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, यदि आप मुझे अपनी राह से हटाकर इस दरवाजे से बाहर निकल गए तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। परंतु यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको मुझे अपना शिष्य स्वीकार करना पड़ेगा। हम्म।
मुझे तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है बच्चे, पर मुझसे दया की अपेक्षा मत करना, क्योंकि तुम खुद ही कह चुके हो कि योद्धा की शक्ति का उसकी उम्र से कोई संबंध नहीं है। आप वार करने के लिए स्वतंत्र है मास्टर सुजुकी, पर मैं सिर्फ बचाव करूंगा, क्योंकि गुरु पर वार करने की दृढ़ता मैं नहीं कर सकता। राज की तीक्ष्ण सर्प इंद्रिया उसे मास्टर सुजुकी को कैसे सिद्ध वैसे देवारों से बचा ली थी। मास्टर का हर बार सलाव की तरह बचाते हुए उन्हें दरवाजा पार न करने दिया लड़के ने। साय सर सराट। पर गुरु तो गुरु ही होता है। सुजुकी का एक सदाबहार राज के पैर जमीन से उखाड़ने के लिए काफी था। तुम चैलेंज हार गए बच्चे। धड़ाक। लेकिन उसके हौसले की जड़ें इच्छा शक्ति की धरती में इतनी गहरी थी, जिन्हें उखाड़ पाना सुजुकी के भी वश में नहीं था। अभी अभी नहीं मास्टर। हफ। अभी जान बाकी है शरीर में। हफ। अभी हार नहीं मानी मैंने। असंभव। बड़े से बड़ा मारती भी बुद्धा जयपाम के सामने नहीं टिक सकते। इस लड़के में तो अद्वितीय इच्छा शक्ति है। तुमने आज सुजुकी को फिर से अपना ऋणी बना लिया नागमणि। मैं कुछ समझा नहीं मास्टर। आज तुमने मुझे विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा का गुरु बनने का गौरव दिया नागमणि। इस बालक की क्षमताएं अद्वितीय है। यह अपने समय का महानतम नायक बनेगा। यानी आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। निस्संदेह बालक, परंतु याद रखना, तुम्हें सुजुकी को उन परीक्षाओं से गुजरना होगा जिनसे आज तक दुनिया में एक ही व्यक्ति गुजरकर जीवित बचा है, खुद सुजुकी। इस तरह 8 वर्ष की उम्र में राज का शारीरिक प्रशिक्षण आरंभ हुआ, सिल्वर लैंड के शाओलिन मठ में। ऐसा जटिल प्रशिक्षण जिसे वाकई विश्व के बड़े से बड़े फाइटर्स भी नहीं झेल सकते थे। हफ, आह, हफ। मानसिक एकाग्रता एक योद्धा का सबसे बड़ा हथियार और सबसे मजबूत ढाल है। मन को एकाग्र करो। दर्द पर ध्यान मत दो। दर्द से प्राप्त होने वाले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए तुम्हारा। मास्टर सुजुकी ने राज को कठिन प्रशिक्षण के साथ साथ अत्यंत दुर्लभ कुंग-फू विद्याओं का ज्ञान भी दिया। मैंने राज को मास्टर सुजुकी से नाग शक्तियों को गुप्त रखने का आदेश दिया था, यह कहकर कि उसकी अनोखी शक्तियों के कारण मास्टर सुजुकी उसे अस्वीकार कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता था कि उसका यह राज उनकी जानकारी में आए, पर गाये बेगाये कोई न कोई नाग मठ में अपने उस अनोखे साथी से मिलने पहुंच ही जाता था। नींद में भी मास्टर मठ में आवाज सहस्त्राण की आवाज सुन लेते हैं। मित्रों, इस प्रकार मुझसे मिलने मत आया करो। परंतु सुजुकी जैसे मार्थी की पार की नजरों से राज के अति विशिष्ट शक्तियों का छुपा रहना मुश्किल था। चाणक्य और सुजुकी राज की विलक्षण नाग शक्तियों को भांप कर भी उनसे अनजान बने रहे। सिल्वर लैंड का शाओलिन मठ पहाड़ियों पर स्थित था। सप्ताह में एक दिन मास्टर सुजुकी राज को मठ के लिए राशन में अन्य जरूरी सामग्री लाने हेतु वहां से कई कोस दूर एक छोटे कस्बे के हाट में बेचते थे। उस दिन अचानक पूरे हाट में जलजला सा आ गया। भागो, अपनी अपनी दुकानें बंद करो, राजा बुग्गा कुआन के सिपाही आ रहे हैं। उस जलजिले का नाम था वारलॉर्ड जम्बालू। तुम नीच कीड़ों की इतनी मजाल कि राजा बुगा कुआन के आदेश का उल्लंघन करो। आज इस हाट का हर बाशिंदा दुगना कर अदा करेगा। कौन है यह? सिल्वर लैंड के शासक राजा बुगा कुआन का दाहिना हाथ है। यह वारलॉर्ड जम्बालू। बुगा कुआन के अत्याचारों से पूरा सिल्वर लैंड तरसता है बेटे, पर किसी में भी इतनी शक्ति नहीं जो उस जालिम के विरुद्ध आवाज बुलंद कर सके। हम पहले कर अदा कर चुके हैं। यह बढ़े हुए कर दूंगा तो मेरी बीवी बच्चे भूखे मरेंगे। जान दे दूंगा, पर मैं तुम लुटेरे को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हा हा हा। तेरी 2 टके की जान से कर की भरपाई पूरी कहाँ होगी? सड़क। नहीं, साथ में कुछ और भी देना पड़ेगा। मरने के बाद अपनी बीवी की फिक्र ना करना। तेरा बकाया कर इससे वसूल करूंगा मैं। नहीं, छोड़ दे मुझे नीच। अगर इससे हाथ भी लगाए तो तेरी बोटी बोटी कर दूंगा कुत्ते। बहुत भौंक चुका है कुत्ता, खामोश करो इसे। नहीं। दौड़ दौड़ धड़ाक। कोई तो मदद करो। दरिंदगी और वहशियत का नाच देखने वालों, क्या तुम्हारी रगों में बहता खून पानी हो चुका है?
वहाँ क्या अपने परिवारों को लूटने का तमाशा भी यूं ही खामोशी से देखते तुम लोग? वहाँ वहाँ चिल्ला, खूब चिल्ला, पर कोई नहीं आने वाला तेरी मदद को, भगवान भी नहीं। तुझसे तो कर वसूल करूंगा, पर इस कचरे का क्या काम? नहीं, मेरे बच्चे को बख्श दे, पवित्र बुद्धा के नाम पर छोड़ दे मेरे बेटे को। हा हा हा। इस पिल्ले की फिक्र मत कर, इसे पवित्र बुद्धा के पास से पहुंचा रहा हूं मैं। हा हा हा। नहीं। वहाँ वाकई वहां खड़े लोगों की रगों में बहता लहू जम्बालू के खौफ से पानी हो गया था। पर वहां कोई ऐसा भी था जिसकी रगों में लहू नहीं, जहर बहता था। वहाँ साए सर। और किसी का जहर भी जीवनदायी होता है। उस अद्भुत नाग रस्सी ने बिजली कौंधने से भी तेज गति से बच्चे को सुरक्षित धरती पर उतारा, और बिजली को मात करने वाली गति से ही ना जाने भीड़ में कहाँ गुम हो गए वो सर। मुझे ऐसा लगा जैसे सांपों से बनी किसी रस्सी ने इस बच्चे को बचाया हो। पवित्र बुद्धा का चमत्कार है यह। वाकई पवित्र बुद्धा या उनके किसी दूत ने इस बच्चे को बचाया है। इस पिल्ले को बचाकर अब किसने अपनी मौत को ललकारा है? मैंने ललकारा है मौत को। और देख मेरी ललकार पर तेरी और तेरे सिपाही की मौत आई है। कहर बनकर टूट पड़ा वो लड़का उन आतताइयों पर। धड़ाक। आतंक को भी आतंकित कर दे, ऐसी आग बरस रही थी उसकी आंखों से। क्रोध उसकी नाक शक्तियों को अनियंत्रित कर रहा था। दौड़ दौड़। मौत का तांडव देखना चाहते थे ना तुम लोग? आज तुम्हारी मौत का ऐसा तांडव होगा कि दरिंदगी भी थर्रा उठेगी। परंतु अपने मन मस्तिष्क को अनियंत्रित नहीं होने दिया था उसने। नाग शक्तियां मेरे बस में नहीं है। अगर मैं ज्यादा देर यहाँ रुका तो मेरी नाग शक्तियां दुनिया के सामने उजागर हो जाएगी। मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैंने उसे आदेश दिया था कि उसकी नाग शक्तियां किसी भी हालत में अभी दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए। उसके दिल में यह डर बैठा बैठा कर कि फिर दुनिया उससे डरने लगेगी और उससे दूर भागेगी। आप अपने परिवार को लेकर ऐसे किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। मेरा बच्चा पवित्र बुद्धा तुम्हें आशीष दे वीर बालक। मैं चाहता था कि उसका आतंक तो फैले, लेकिन उचित समय पर। और मेरा आदेश ही उसके लिए सर्वोपरि था। पीछा करो छोकरे का, इसे अपने हाथों से चीर कर सुखाएगा जम्बालू। मैं जम्बालू और उसके सिपाहियों को अपने पीछे लगाता हूँ। तू क्या सोचता चूहे कि इन जंगलों में घुसकर तू जम्बालू से खुद को बचा लेगा? जिस बिल में घुसना घुस जा, जम्बालू खोद निकालेगा तुझे संपोले। यही समय मुझे अपनी अनियंत्रित होती नाग शक्तियों को साधना होगा। घाट में बच्चे को बचाने के लिए खुद व खुद मेरी कलाई से निकली थी नागों की वो रस्सी। अब मुझे आदेश देकर बाहर निकालना होगा उसे। बाहर निकलो मेरे नाग साथियों। उसी कलाइयों से सरसरा निकली नाग रस्सी। आश्चर्य कर दिखाया उस लड़के ने। यह अपनी नाग शक्तियों को साधने का उसका पहला कदम था। शाबाश मेरे साथियों। किसी छलावे की तरह झूलता चला गया वो नागों की बनी उस अद्भुत रस्सी पर। यह क्या जादू है? सांपों की रस्सी? वो छोकरा जरूर को मायावी प्राणी है। ढूंढ निकालो उसे। तीर चलाओ इन पेड़ों पर। सख्त सख्त। लेकिन उन अदने तीरों की क्या बिसात थी कि उस छलावे को छू भी पाते। जम्बालो और उसके सिपाहियों ने सपने में भी उस मंजर की कल्पना नहीं की होगी। सर सर। अपनी दरिंदगी पर बहुत घमंड है तुझे जम्बालू। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि दरिंदगी किसे कहते हैं। सर। तेरे देश में रह रहा हूं तो यहाँ कर मुझे भी चुकाना होगा। सर सराट। यह ले, कर के रूप में मौत और दरिंदगी है मेरे पास। जितना चाहे ले ले।
उस लड़के की विचित्र शक्तियों ने जम्बालू का मानसिक संतुलन हिला दिया। क्रोध में पागलवान टूट टूट पड़ा वो लड़के पर। बहुत हो चुका तेरा मायावी खेल। तुझे मारकर तेरी लाश सिल्वर लैंड की सड़कों पर घसीटवाएगा जम्बालू। उसे यूं ही वारलॉर्ड की उपाधि नहीं मिली हुई थी। बहुत ही मंजा हुआ और धुरंधर योद्धा था जम्बालू। तेरी खोपड़ी को गेंद बनाकर खेलूंगा उससे। पर लड़का भी मास्टर सुजुकी का सर्वोत्तम शिष्य था। फू था। सबसे बड़ी बात कि उसका डीठ व्यक्तित्व था उसका। यह स्नेक एंड तुझे हथियार उठाने ला के नहीं छोड़ेगा। पर लड़ाई में चालबाजी से चले जाने वाले पैतरों से अनजान था वो। मर सपोले खच। उफ। धोखा। आस्ती में जहर बुझा खंजर छुपाया था तूने। पर बेचारा जम्बालू भी अनजान था इस बात से कि दुनिया का कोई भी जहर उस जहरीले को नहीं मार सकता था। असंभव। जहरीला खंजर सीने में उतरने पर भी जीवित कैसे है तू? क्योंकि मैं खुद मौत हूं। हरी मौत। फू। अब दोनों में धोखेबाजी करके तूने अपनी मौत और दर्दनाक बना लिए जम्बालू। बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब तेरे बाप बुगाव कुआन का भी यही असर करूंगा मैं। पूरे रास्ते उसके दिमाग में एक ही सोच थी कि भला अपने मास्टर से क्या कहेगा वो। कैसे बताएगा अपने इस कर्तव्य के बारे में सुजुकी को। मास्टर वो हर शक्तिशाली का यह दायित्व ही नहीं अपितु धर्म भी है कि वो निरह की रक्षा करे। तलवार का इस्तेमाल न किया जाए तो उसे दाड़ लगाने का मतलब ही क्या? अंधकार को चीरकर उसके अस्तित्व का समूल नाश करना प्रकाश का कर्तव्य है। ऐसा करके वो कोई पाप नहीं करता। मास्टर। राज समझ नहीं पाया कि आखिर उसके बिना बताई मास्टर को उस घटना का पता कैसे चला। उसके अंदर मस्तिष्क पर तूफानी थपेड़ों की तरह यह प्रश्न चोट कर रहा था। कहीं मास्टर सुजुकी को उसकी नाग शक्तियों के बारे में पता तो नहीं चल गया। ये ऐसे प्रश्न थे जिनके उत्तर आने वाले भविष्य के गर्भ में दफन थे। अब जाकर आराम करो। कल से बहुत कठिन अभ्यास आरंभ करना है तुम्हें। अगले दिन से एकांत में अपनी नाग शक्तियों को साधने का अभ्यास शुरू किया उसने। शुरुआत असफलता से हुई। बाहर निकलो मेरे नाग सैनिकों। मेरी नाग शक्तियां तभी जागृत होती हैं जब मैं भावनात्मक रूप से आंदोलित होता हूँ। मुझे इन पर नियंत्रण कर अपनी इच्छा अनुसार इन्हें क्रियान्वित करना होगा। पर सफलता का असल हकदार वही होता है जो है सफलता की आंखों में आंखें डालकर मेरा आदेश है बाहर निकलो नाग सैनिकों। हौसले की ऐसी हुंकार लगाए मेरा आदेश है कि असफलता का रोम रोम थर्रा उठे। असफलता खुद असफल हो जाए। बाहर निकलो। उसके जुनून के आगे असफलता को तो सर झुकाना ही था। सर। सर। मेरे नाग सैनिकों। अपनी नाग शक्तियों को नियंत्रित करने उन्हें और दक्षता से साधने का उसका अभ्यास शुरू हो चुका था। अपनी क्षमता को समझ रहा था वो। खच। खच। आह। आह, गोली तीर तलवार भाला कोई भी हथियार मुझे मार नहीं सकता। पर यह दर्द बहुत देते हैं। और उन पर नियंत्रण पाना सीख रहा था। और सीख रहा था उन शक्तियों का विस्तार करना। बाहर निकलो साथियों। और हवा में एक दूसरे से गुदकर पैराशूट का आकार बनाओ। अपनी शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न रूपों में डालना सीख रहा था राज। शाबाश साथियों। समय बीतता गया। हर गुजरते पल के साथ राज पहले से बेहतर योद्धा बनता चला गया। हिस, या। तुम्हारी इंद्रियां सर्प की तरह तीक्ष्ण है और तुम्हारे वार किसी विष दर्दनाक की तरह सटीक। तुम्हें एक विशिष्ट स्नैक एंड स्टाइल कुंग फू का सर्जन करना होगा राज। यह स्टाइल तुम्हारी युद्ध कौशल का प्रतीक तुम्हारी पहचान बनेगा।
इस तरह राज ने एक नए स्नेक एंड कुंग फू को जन्म दिया, जो कि उसका फाइटिंग स्टाइल बना, जिसे उसने नाम दिया ग्रीन डेथ स्टाइल, यानी हरी मौत। बहुत खूब राज, बहुत खूब। इन वर्षों के दौरान मैंने कई बार उस रहस्यमय द्वीप और नाग मंदिर तक पहुंचने का क्या प्रयास किया, पर असफल रहा। पूरा समुद्र खंगाल डाला, पर वो द्वीप कहीं नहीं दिख रहा। वो कम वक्त समुद्री तूफान भी नहीं आ रहा। मैंने भी अपनी शक्तियों का विस्तार किया विश्व पुरुषों के रूप में। यह विश्व पुरुष नागराज जितने शक्तिशाली तो नहीं थे, पर मेरे दुश्मनों के खिलाफ कारगर हथियार थे। परंतु मैं जानता था यह तो सिर्फ सेना मात्र है। मेरी सेना का सिपाही सलार तो अपना प्रशिक्षण पूर्ण करके मेरे पास वापस आ रहा था। मुझे अपने जीवन के 60 साल जिन विद्याओं में महारत होने में लगे, उन सभी विद्याओं को तुमने मात्र 6 सालों में महारत कर लिया राज। आपका ऋणी ऋणी हूं मैं मास्टर। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। गुरु दक्षिणा दिए बगैर शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती मास्टर। विष दवा भी होता है और विष ही मृत्यु भी देता है। सब इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर है। शक्तियां दो ही कारण से अर्जित की जाती है, या तो आक्रमण के लिए या आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा और आक्रमण तो पशु करता है, लेकिन रक्षा सिर्फ एक मसीहा ही करता है। तुम्हें अपनी पार शक्ति के दायित्व का भार उठाना राज। सदैव अपनी शक्तियों का प्रयोग मानवता के हित में करना। शक्तियां वृक्ष पर लगे फलों के समान होती है। जिस प्रकार फल लगने पर वृक्ष अपनी टहनियां झुका देता है, उसी प्रकार शक्ति आने पर शक्तिशाली को भी परोपकार के लिए उद्यत होना चाहिए। हमेशा याद रखना कि शक्तियां कठोर अभ्यास और चुनौतियां स्वीकारने से बढ़ती है। निर्बल और जरूरतमंद के जीवन की कठोरता और चुनौतियों को अपनाओगे तो सर्वशक्तिशाली बन जाओगे। मैं वादा करता हूँ मास्टर। रहा सवाल मेरी गुरु दक्षिणा का, तो उसका समय भी नहीं आया है। गुरु दक्षिणा मैं तुम्हारा वादा पूर्ण होने पर लूंगा। 6 सालों बाद अपने बेटे से मिलने का जश्न जरूर मनाता मैं, यदि वो मुसीबत न आन पड़ती। कैचुली क्रेत, तुम दोनों मेरे सबसे घातक विष पुरुष हो। आखिर तुम्हारे रहते बुलडॉग के आदमी हमारा कंसाइनमेंट लूटने में कामयाब कैसे हुए? बुलडॉग ने अपने आदमियों को खास एंटी वेनम ड्रेस दी है बॉस, जिस पर हमारे घातक विष प्रहार भी बेअसर है। यदि हम दोनों जान बचाकर नहीं भागते, तो अपने बाकी साथियों की तरह हम भी बुलडॉग की रेबिज फोर्स के शिकार हो जाते। शिकस्त पर शिकस्त। बुलडॉग जिस तरह हमें हर कदम पर शिकस्त दे रहा है, उसे देखने से अच्छा तुम दोनों मुझे डस लो। दुनिया में अब तक वो विष नहीं बना जो प्रोफेसर नागमणि की जान ले सके। राज उस विष को अपने पापा के शरीर तक पहुंचने से पहले ही पानी बना देगा। राज मेरे बेटे। अपना मकसद, अपना जुनून नहीं भूला था वो। 6 साल तक हर पल मैंने इस सन की प्रतीक्षा की है पापा। अपने दिल में खोलते नफरत के लाव के जुनून और ताकत के साँचे में डालकर इस जिस्म और अपनी अंतरात्मा को सींचा है मैंने। अब यह लावा विष बनकर अपराध के नर को खाक करेगा। अल्टीमेट वेपन के रूप में राज की शक्तियां का प्रदर्शन मैं भी देखना चाहता था, पर ऐसे नहीं। उसका प्रदर्शन तो अति भव्य होना चाहिए थे, जो दुनिया में तहलका मचा देता। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ मेरे बच्चे, पर बुलडॉग पर वार करने से तुम और तुम्हारी शक्तियां खुलकर दुनिया के सामने आ जाएंगी। अभी वो समय नहीं आया कि दुनिया तुम्हारी नाग शक्तियों के बारे में जाने। आप निश्चिंत रहे पापा। राज दुनिया के सामने भी नहीं आएगा और बुलडॉग के नर का नाश भी करेगा। जिस हरे शरीर से सारी दुनिया नफरत करती रही और जिसे मैं छुपाता रहा, अब उस शरीर को कभी नहीं ढकेगा राज। यही हरा शरीर अब मेरी असली पहचान को छुपाएगा और अपराधी को डराएगा। मानवता की अस्मिता को बचाने के लिए आज से निर्वस्त्र रहेगा राज। नागमणि की सबसे बड़ी शक्ति है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। और हम नागमणि की इसी कमजोरी के बल पर नागमणि को खोखला कर देंगे। जला डालो इन सभी नागों को। ब्लड कैंसर जैसे रोग के निवारण हेतु सीरम तैयार करने के लिए अफ्रीका से मंगवाए गए हैं ये दुर्लभ नाग। इन्हें नष्ट करके तू लाखों मजलूमों के जीवन की उम्मीद नष्ट कर देगा, और ये मैं होने नहीं दूंगा। कौन है वहां?
पाप की दलदल में गिजबिजाते तुम जैसे कीड़ों ने इस दुनिया को नर्क बना दिया है। अपराध, अन्याय, आतंक और पाप के इसी नर्क का नाश करने आया हूं मैं हूं नर्क नाशक। यह क्या बुला है? नाग से इनको बाहर निकलो और अपने साथियों को आजाद कराओ। छनौक छनौक। इसकी कलाई से तो सांप निकल रहे हैं। यह अवश्य उस प्रोफेसर नागमणि का कोई आविष्कार होगा। नागमणि से पहले उसके इस आविष्कार का काम तमाम कर दो। शूट हिम। अपने आदमियों की गोलियां बर्बाद मत कर बुलडॉग। तोड़ तोड़ तोड़। नरक नाशक पर गोले का कोई असर नहीं होगा। इसे बंधक बनाओ। यह कोशिश भी करके देख लो। ठोक तोड़ धुड़ धड़ोम धौड़। सारी कोशिशें आजमा लो। तुम्हारी कमजोर कोशिशों की वो हस्ती नहीं जो नर्क नाशक के दृढ़ कदम हिला सके। धौड़। वाकई एक अकेला नर्कनाशक बुलडॉग के पूरे नर्क पर भारी था। बुलडॉग और उसकी ब्लैक आर्मी के पास उसकी अद्वितीय शक्तियों का कोई तोड़ नहीं था। तुम्हारी टुच्ची एंटी वेनम कॉस्ट्यूम नर्कनाशक की तरह विस्फोंका रोकने के काबिल नहीं है। फू। अपनी शक्तियों को इसी दिन के लिए साधा था उसने। और न ही तुम्हारी हड्डियों में वो जान है कि खुद को नर्कनाशक के नागदंश द्वारा पिघलने से बचा सके। यह बुलडॉग की रेबिस फोर्सेस बोले। इनकी लार के संपर्क में जो आ गया वो पागल कुत्ते की मौत मरता है। फू। सरर। मेरा द्रव इस शरीर में प्रवेश करने वाले किसी भी प्रकार के विषाणु को चंद पलों में नष्ट कर देता है। यह रेबिस फोर्स मुझे काटकर खुद ही गल जाएगी। नरकनाशक की नाग सेना के सामने तुम्हारी रेबिस फोर्स और आदमियों की हैसियत वैसी है जैसे सांप के आगे चूहे की। अब सिर्फ एक ही पागल कुत्ता जिंदा बचा है, तू। धड़ाक। तेरे अपराध रूपी जबड़ों से टपकती पाप रूपी लार पूरे समाज को बीमार कर रही है। इंसानियत के जिंदा रहने के लिए तेरा मरना अनिवार्य है बुलडॉग। और मेरे जिंदा रहने के लिए तेरा और तेरे निर्माता का मरना अनिवार्य है। तुझे अपने हाथों से फाड़ेगा बिग बिग ब्लैक बुलडॉग। कड़ कड़। जब मेरी जकड़ खुलेगी तब तेरा शरीर तेरे रेडियो के चूरे से भरी बोरी नजर आएगा। कड़क। हफ। पकड़ काफी मजबूत है। नसों पर दबाव पड़ने से मेरा मस्तिष्क शिथिल हो पड़ रहा है। मैं अपने सब सैनिकों को बाहर नहीं निकाल पा रहा। हफ। सारी ताकत लगाकर भी उसकी जकड़ नहीं तोड़ पा रहा मैं। शरीर की नसें फट पड़ने को उतारू हो रही है। हड्डियों में कड़कड़ाहट महसूस हो रही है। कड़ कड़। देख, हड्डियां कड़कने वाली है तेरी। गले से चीखने के लिए आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसकी आंखें पराजय के अंधकार को निहार रही थी। अह, कोई तरीका नहीं है इससे बचने का। नहीं। पर अपने आत्मविश्वास की चमक से अंधकार की भी आंखें चुंधिया देने की कुव्वत थी मेरे बेटे में। एक तरीका है, एक आखिरी तरीका। वो प्रथम अवसर था जब उसने अपने सिर में वास करने वाले नागों के अतिरिक्त अन्य नागों को आदेश दिया था। मानसिक आदेश। साथियों, क्या तुम मेरी पुकार सुन सकते हो? यदि हाँ तो मेरे शरीर में प्रवेश कर मुझे अपनी सम्मिलित शक्ति प्रदान करो। परिणाम फौरन सामने आया। आखिर वो दुनिया भर के सभी नागों का राजा जो था। सर। उफ। यह क्या, यह सांप तेरे शरीर में समा रहे हैं? या। उफ। उन हजारों अतिरिक्त नागों के बल के आगे भला कहां टिकने वाला था बुलडॉग। उस नकाब के पीछे सुलगती आंखों से अपनी मौत के रूप में अपार नफरत अंगारों की तरह धधकती नजर आई बुलडॉग को। छोड़ दे मुझे जालिम। उन लाखों बेगुनाह के चेहरे याद कर बुलडॉग जो तेरे आतंक का शिकार हुए। उन्होंने भी तुझसे ऐसी मिन्नतें की होगी। उन्हें उन्हें मिन्नतों के बदले मौत मिली उन्हें।
तुझे भी वहीं मिलेगा। याद कर प्रोफेसर नागमणि की गर्भवती पत्नी को खुद से ज्यादा अपनी अजन्मी औलाद का जीवन बख्शने की गुहार लगाती रही वो अबला, और तूने उसी गुहार उसके मुंह में विष उड़ेलकर सदा के लिए शांत कर दी। आज वही औलाद अपनी रगों में होलते विष का उन्माद अपनी मां के तेरे की मौत से शांत करेगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम। हाँ बुलडॉग, मैं प्रोफेसर नागमणि और नागश्री का पुत्र हूँ। अपनी माँ के खून और पिता के आंसुओं के बदले तुझे एक भयानक मौत दूंगा मैं, एक कुत्ते की मौत। गुर्र। उफ उफ उफ। उसने बुलडॉग को पागल कुत्ते से भरे पिंजरे में फेंक दिया। काफी देर तक वो कुत्तों द्वारा उसकी बोटियां नोचे जाने से उत्पन्न होती उसकी चित्कारें सुनता रहा। नहीं, आह मुझे बचा ले, नहीं नहीं। उफ उफ फर्र। मानो वो चित्कारें उसके हृदय को असीम शांति प्रदान कर रही थी। बुलडॉग के अड्डे को तबाहकर नागों की बनी अद्भुत नाग रस्सी पर झूलते हुए उस किशोर की आंखों में उस समय एक दृढ़ प्रतिज्ञा की अनक थी। पूरे संसार से अपराध और आतंक रूपी नरक को नाश करने की अनक। मैं अपने उद्देश्य में आधी सफलता हासिल कर चुका था। अज्ञात नागों के दीप से लाए उस मर्त शिशु को एक अविजयी हथियार बना चुका था मैं। धूम। और उस हथियार का नाम था नरकनाशक। मुझे इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अपने शत्रुओं के दमन हेतु करना था, परंतु इस बात का भी ध्यान रखना था कि अपराध से नफरत करने वाला मेरा ब्रह्मास्त्र मेरे ही विरुद्ध न चल जाए। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, परंतु युद्ध अभी समाप्त नहीं आरंभ हुआ है। मैं जानता हूँ पापा, अपराध के नरक का बुलडॉग अकेला शैतान नहीं था। नरक और भी है, शैतान और भी है। तुझे हर नरक का नाश करना बेटा, ताकि मेरा बाकी का जीवन स्वर्ग बन सके। मेरे जीवन का यही उद्देश्य है पापा। आपकी तपस्या और माँ का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा मैं। अंडरवर्ल्ड के अपने प्रतिद्वंदियों पर एक एक कर अपना ब्रह्मास्त्र दागता रहा मैं। फुस। बूम। हिंदुस्तान से अपराध और आतंकवाद जगत के शहंशाह जैनूम का सफर तय करने लगे, और मैं अपराध जगत की बुलंदियों का। देश की जनता खुश थी कि देश के दुश्मन खत्म हो रहे हैं, लेकिन देश का एक दुश्मन मजबूत हो रहा था। करैत कैंचुली, हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों तक यह विशेष सिर्फ स्नोकी पहुंचा दो। स्नोकी इंसान की जान नहीं लेता, बल्कि हेरोइन और कोकेन से भी अधिक नशा करता है। एक बार स्नोकी से डसवाने वाला ही इनका ऐसा मुरीद हो जाता है कि इनके नशे के लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। तो लेकिन प्रोफेसर, हम राज से कब तक बचेंगे? अगर उसे असलियत पता चल गई तो? इसकी फिक्र तुम मत करो। नरक नाशक का भगवान हूं मैं। अपने भगवान के विरुद्ध वो हरगिज नहीं जाएगा। अवैध ब्रह्मास्त्र के रूप में मिले नरक नाशक और हिंदुस्तान अपराध जगत में बन रही नंबर 1 पोजीशन ने शायद मेरे दिमाग पर अति आत्मविश्वास का पर्दा डाल दिया था। तभी तो नीति का वो खेल नहीं देख सका मैं, जो मेरे विनाश का कारण बना। रात के 2:30 बजे जब पूरा शहर चैन की नींद सो रहा था और मेरा ब्रह्मास्त्र मेरे किसी शत्रु की मौत को नींद सुलाकर शहर की इमारतों पर अपनी अद्भुत नागरस्सी पर झूलते हुए वापस लौट रहा था, पर इस बात से बेखबर कि एक तूफान उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। साए। चोर चोर, यू ब्लडी थीफ। एक ऐसा मासूम तूफान जो उसकी जिंदगी, उसका अस्तित्व, सब कुछ बदलने वाला था। खबरदार, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मुझे कुंकू आता है। बाप रे, मैं डर गया। तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे, मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि मैं चोर नहीं हूं। तुम लगते भी नहीं उस चोर जैसे। वो तो चोरी करने से पहले मुझे देखकर डरकर भागने लगा था। एक मिनट। अगर तुम चोर नहीं हो तो फिर कौन हो? मैं सुपर हीरो हूँ। तुम फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? बिल्कुल भी नहीं। यह रहा आपका चोर, जिसे आप भाग गया हुआ समझ रही थी। धड़ा। आह। आप परिवार करने के लिए घात लगाए बैठा था। वाह, तुम तो वाकई सुपर हीरो हो। नाम क्या है तुम्हारा?
नरक नाशक। वहां से जाते हुए इस बात का एहसास नहीं था कि बहुत जल्द वो वापस लौटने वाला था। आपकी कहानी आपकी राह से भटक रही है श्रीमान नागमणि। हमें नरक नाशक के लव इंटरेस्ट के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा यकीन करें माय लॉर्ड कि मैंने अब तक आप लोगों को जो भी बातें बताई है उनका बताया जान निहायत ही जरूरी था। इस लड़की का नरक नाशक को नरक नाशक नागराज बनाने में सबसे बड़ा योगदान था, इसलिए इसके बारे में बताना आवश्यक है। बिप बिप। अभी अभी मुझे मैसेज प्राप्त हुआ है मित्रों कि नागराज के खात्मे के लिए तैयार किया हुआ मेरा हथियार यहाँ पहुंच चुका है। आप सब एक छोटा सा टी ब्रेक ले, मैं थोड़ी देर में लौटता हूँ, क्योंकि अब इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आने वाला है। वो हिस्सा जब नरक नाशक ने अपने पिता के विरुद्ध जाने का पहला कदम उठाया और हम दोनों के जीवन का स्वरूप बदल गई, वो नरक नीति। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका अगला पार्ट है नरक नीति, जो आपको कल मिल जाएगी ठीक 2 बजे। और वो कॉमिक्स आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में, नरक नाशक नागराज का फोल्डर है उसके अंदर। तो मिलते हैं कल 2 बजे। अगर ये कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो।